बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक जो है डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इससे पहले हम कॉन्सेप्ट के ऊपर काफ़ी सारी डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट बनाने से लेकर फिर उनकी कॉन्सेप्ट सिलेक्शन, कॉन्सेप्ट जनरेशन और फिर कॉन्सेप्ट सिलेक्शन और वेरिफिकेशन वगैरह के ऊपर हमने बात की है। तो ये जो कॉन्सेप्ट का मामला है ये जाके ख़त्म होता है प्रोटोटाइप के ऊपर, और फिर जब आपके पास प्रोटोटाइप बन जाता है तो फिर आप उस प्रोटोटाइप से फाइनल स्पेसिफिकेशंस के ऊपर मूव कर सकते हैं। या तो अगर वो प्रोटोटाइप आपके ख्याल में ठीक है तो फिर आप उसी की स्पेसिफिकेशंस को फाइनल स्पेसिफिकेशन समझ सकते हैं, और अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो फिर आप इम्प्रूव करके उसके अंदर उसकी स्पेसिफिकेशंस को ले सकते हैं। यहाँ तक हमारा वो वाला जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो ख़त्म हो गया है। इसके बाद अब जो हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं ये डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग के मुतल्लिक़ है। डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। इसके नाम से कुछ अंदाज़ा हमें हो जाना चाहिए, ये कोई ऐसी चीज़ है जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं, जब भी हम कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ही हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो चीज़ें हम जिस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, जो पार्ट्स, जो मटीरियल्स, वो मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह से प्रोसेस हो सकेंगे, उनका बिहेवियर मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह होगा, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। ये हमारी कोर्स बुक के अंदर 5th एडिशन में चैप्टर नंबर 13 है, डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो आइए इसके ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में आप प्रोटोटाइप तक जब पहुंच जाते हैं तो बेसिकली आपका डिज़ाइन का प्रोसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, यानी आप अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट कर चुके होते हैं और इसके बाद चीज़ें प्रोडक्शन में चली जानी होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग में चली जानी होती है। तो ये जो टॉपिक है ये ऐसा नहीं है कि ये उस प्रोसेस के बाद शुरू होगा। इनफैक्ट ये जो प्रोसेस है या जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके ऊपर उस वक्त काम शुरू होना चाहिए जिस वक्त आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो, यानी कि ये साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। सो ये टॉपिक बाद में आया है लेकिन इसको साइमल्टेनियसली हमने लेके चलना है। इसमें क्वेश्चन ये है, या पहले मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रॉब्लम क्या होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो टीम है वो एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस जो है उससे गुजरने के बाद, जिसमें बहुत सारा टाइम स्पेंड होता है, उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं और बहुत सारी एफर्ट्स लगती हैं, और उसके बाद वो एक फाइनल डिज़ाइन तक पहुंच जाते हैं, और उसके बाद वो डिज़ाइन अप्रूव हो जाता है और उसकी स्पेसिफिकेशंस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को भिजवा दी जाती हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग वालों ने उसको मैन्युफैक्चर करना होता है। सैम्पलिंग या प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेज के ऊपर आम तौर पर चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं मैन्युफैक्चरिंग से। मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास जो लिमिटेशंस होती हैं वो टाइम की लिमिटेशन होती है। हमने क्विकली काम करना होता है ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन को हम बढ़ा सकें। सो मैन्युफैक्चरिंग में जब वो डिज़ाइन आता है तो बाज़ औक़ात उसमें कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर थोड़ी सी मॉडिफाई कर ली जाएँ तो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस बहुत आसान हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में बहुत सारी कॉस्ट बच सकती है, लेकिन चूँकि हमने डिज़ाइन करते हुए इस चीज़ को फोकस नहीं किया होता, तो इस वजह से जब मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं तो तब पता चलता है कि ये प्रॉब्लम यहाँ पर हमें फेस करना पड़ रहा है। यानी हमें कोई एक छोटा सा काम है, उसको करने के लिए हो सकता है हमें एक नई मशीन ख़रीदनी पड़ जाए, जबकि अगर उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग मशीन्स हैं उनके साथ ही काम हो सकता हो। इसी तरह से उसके रॉ मटेरियल्स हैं, मे बी हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल ऐसे हों जो उसमें फिट हो सकते हों, लेकिन हमने कोई डिफरेंट मटेरियल प्रपोज कर दिए हों
सो इस वजह से हमें जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो तो हमें डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी काम शुरू कर देना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसको एम्फसाइज कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी एम्फसाइज द मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। ये है हमारा क्वेश्चन जिसका जवाब देने की आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्या चीज़ है। सो इसकी डेफिनेशन है, डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ डेवलपमेंट प्रैक्टिस। इनफैक्ट ये एक डेवलपमेंट प्रैक्टिस है और ये कैसी प्रैक्टिस है, विच एम्फसाइजेस मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करती है थ्रू आउट द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान की जाती है और इसका फोकस ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग के इश्यूज को एड्रेस किया जाए ड्यूरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। अगर हम सक्सेसफुली डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग को अप्लाई कर लें तो उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है और एट द सेम टाइम हम अपनी क्वालिटी को भी सेक्रीफाइस नहीं करते। इनफैक्ट डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ पार्ट ऑफ डिज़ाइन फॉर एक्स। अब क्वेश्चन ये है सबसे पहले कि डिज़ाइन फॉर एक्स क्या है। इनफैक्ट ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, इसी तरह से हम डिज़ाइन फॉर असेंबली कर सकते हैं, यानी कोई ऐसी जगह जहाँ पे चीज़ें असेंबल होती हों तो वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को भी हम एम्फसाइज कर सकते हैं, उसे हम डिज़ाइन फॉर असेंबली कहते हैं। और डिज़ाइन फॉर असेंबली इज़ अ वेरी वेल नोन टर्मिनोलॉजी नाउअडे, बल्कि अब तो बाज़ औक़ात लोग डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली के ऊपर भी बात करते हैं। इसी तरह से अगर आपके कोई रॉ मटेरियल्स के ऊपर आप कोई एम्फोसिस करना चाहते हैं तो डिज़ाइन फॉर रॉ मटेरियल्स हो सकता है। तो ये डिज़ाइन फॉर एक्स का मतलब ये है एक्स कैन रिप्लेस एनीथिंग, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग हो या डिज़ाइन फॉर एक्स हो, कोई भी चीज़ हो, इनके अंदर आपकी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एक मल्टी फंक्शनल या क्रॉस फंक्शनल टीम होनी चाहिए। अब क्रॉस फंक्शनल टीम क्या होती है? क्रॉस फंक्शनल टीम से मुराद ये है एक ऐसी टीम जिसके पास मल्टीपल स्किल्स हों, यानी टीम मेंबर्स जो हैं उनमें से कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हों, उसमें इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग के भी एक्सपर्ट्स उसके अंदर शामिल हों, क्वालिटी के एक्सपर्ट उसमें शामिल हों। मल्टी फंक्शनल या क्रॉस फंक्शनल टीम की ज़रूरत होती है। जब तक आपके पास एक क्रॉस फंक्शनल टीम नहीं होगी तब तक आप अपने डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर DFM को अप्लाई नहीं कर सकते। DFM जो है ये थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस चलना होता है, इस वजह से इस टीम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपर्ट को मौजूद होना चाहिए। और इसके अलावा DFM के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो बनाई हुई होती हैं उनको हम फॉलो करते हैं अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को। और इसके अलावा इसमें कैड का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बजाय इसके कि हम बार बार चीज़ों को बना कर देखें, हम उनको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन उसका बनाकर उसमें बहुत सारी चीज़ें विजुलाइज कर सकते हैं, एवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम गारमेंट्स की बात करें तो इसके अंदर गर्बर का एक्यूमार्क सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप एक गारमेंट को के पैटर्न्स को बनाकर किसी सर्टन साइज की डमी के ऊपर आप पहनाकर देख सकते हैं कि उसके ऊपर वो उसकी फिट कैसी लग रही है, उसमें कोई प्रेशर तो नहीं है, प्रेशर पॉइंट्स तो नहीं है। इसी तरह से और भी इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे क्लो है या टुका 3D है। इसके अलावा इनमें 2D के सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे मार्कर मेकिंग है। तो बजाय इसके कि आप पैटर्न्स को एक्चुअली रखें, आप उसको उसकी सिमुलेशन बनाते हैं, आप बना कर देखते हैं, जहाँ पर आपको बेस्ट लगता है जो कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन को आप फिर अल्टीमेटली प्रिंट करके यूज़ कर लेते हैं।
सो इस तरीके से, इसी तरह से अगर आपने कोई मैकेनिकल पार्ट डिज़ाइन करना हो, किसी मशीन का या किसी भी कोई चीज़ जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसका, तो उसके लिए आप ऑटोकैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने किसी चीज़ को एक्चुअली रनिंग में देखना हो तो फिर आप उसके लिए और सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉलिड वर्क्स है और इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैड का इस्तेमाल बहुत अहमियत रखता है। अब डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग जो है, इसका जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव होता है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करना होता है और मैन्युफैक्चरिंग में ईज़ प्रोवाइड करना होता है। सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को अगर कम करना है तो सबसे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से होते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है उसको आप 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। सबसे पहले तो जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे होंगे वो प्रोडक्ट कुछ कंपोनेंट्स को मिलाकर बनेगी। सो उन कंपोनेंट्स की अपनी एक कॉस्ट होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप एक शर्ट बनाते हैं तो उसके अंदर कपड़ा है, कपड़ा उसका एक कंपोनेंट है, उसके अंदर धागा है, धागा एक और कंपोनेंट है, उसके ऊपर कोई बटन लगना है तो वो एक और कंपोनेंट है, उसके ऊपर कोई लेबल लगना है तो वो एक और कंपोनेंट है। सो कोई भी चीज़ आप बना रहे होंगे तो उसके कंपोनेंट्स जो होंगे उनकी अपनी एक कॉस्ट होगी। सो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का हिस्सा होगी। इसके बाद उन कंपोनेंट्स को जोड़ना जो है उसे असेंबली कहते हैं। उन कंपोनेंट्स को जोड़ने की भी कोई कॉस्ट होगी। जैसे कि अगर आप जैसे मैंने शर्ट की एग्जांपल ली, तो अब फैब्रिक आपके पास है तो फैब्रिक को आप पहले काटते हैं डिफरेंट पीसेस के अंदर और फिर उसके बाद उसे जोड़ते हैं। यानी दो पीसेस को अगर जोड़ना है स्टिचिंग के थ्रू आप जोड़ते हैं, तो वो जो प्रोसेस है उसको असेंबली कहते हैं। उस असेंबली की भी कॉस्ट है, यानी उस असेंबली के लिए कुछ मशीन्स चाहिए होंगी, उनकी भी कॉस्ट होगी। वो असेंबली करने के लिए वहाँ पर एक बंदा चाहिए होगा, उसकी भी कॉस्ट लगेगी। और तीसरे नंबर पर उसके ओवरहेड्स हैं। ओवरहेड से मुराद ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की जब आप कॉस्टिंग करते हैं तो उसमें उसके मटेरियल्स की कॉस्ट आ जाती है, उसको असेंबल करने की कॉस्ट आ जाती है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी कॉस्ट्स होती हैं वो उसके ओवरहेड्स में चली जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप एक चीज़ बनाते हैं, उसमें 10 वर्कर काम करते हैं। अब 10 वर्कर जो हैं उनकी सैलरी तो असेंबली में हम डाल देंगे, असेंबली कॉस्ट में हम डाल देंगे। लेकिन उन 10 लोगों के ऊपर अगर आपने एक सुपरवाइज़र रखा हुआ है तो उसको हम कहाँ शामिल करेंगे? उसको हम ओवरहेड्स में डाल देंगे। इसी तरह से जो वहाँ पर कोई डायरेक्टर होगा, उसकी कोई सैलरी होगी, उसके ऑफिस का कोई एक्सपेंस होगा, वो भी ओवरहेड्स में डलेगा। फाइनेंस का कोई बंदा होगा जो तनख्वाहें बनाता होगा, देता होगा, वो भी ओवरहेड्स में जाएगा। सो इस तरह की तमाम कॉस्ट जो है वो हम ओवरहेड्स में डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 3 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक वो पार्ट्स या कंपोनेंट्स जिनको मिलाकर हमने प्रोडक्ट बनानी होती है, दूसरा जो कंपोनेंट्स हैं उनको मिलाने की कॉस्ट, और तीसरा ओवरहेड्स। अब अगर हम इनको वन बाय वन अगेन दोबारा से देखें तो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो तरह के कंपोनेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं। एक को आप कह सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स होते हैं और एक को आप कह सकते हैं कि कस्टम कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे शर्ट की एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें तो आमतौर पर धागा हम बना हुआ लेते हैं, बना बनाया हमारा कस्टमर बता देता है कि इतने टैक्स का धागा आप ले लें और वो पॉलिएस्टर का होना चाहिए या फलां मटेरियल का होना चाहिए, तो वो हम ले लेते हैं। तो ये जो कंपोनेंट है इस प्रोडक्ट का वो एक स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट है, उसके अंदर हम कोई चीज़ हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि फैब्रिक जो है वो कस्टम उसको करना पड़ता है, यानी हम फैब्रिक खरीदते हैं और उसके बाद उस फैब्रिक को एक सर्टेन पैटर्न के ऊपर काटते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं। सो इसको कस्टमाइज्ड, इस तरह के कंपोनेंट्स को कस्टमाइज्ड कंपोनेंट्स कहते हैं, यानी कि जो स्टैंडर्ड या बने बनाए एग्जैक्टली उसी शेप में अवेलेबल नहीं होते और हमें उन्हें इकट्ठा करके या दो तीन चीज़ें लेकर उनको मिलाकर बनाना पड़ता है या कुछ कोई चीज़ लेकर उसे मॉडिफाई करके बनाना पड़ता है, उनको कस्टम कंपोनेंट्स कहा जाता है। अब जो कस्टम कंपोनेंट्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स हैं उनकी तो सीधी सीधी प्राइस आ जाती है कि आपने धागा खरीदना, आप बाजार गए, आपने पता किया, उस वहाँ से पता चला 100 रुपये की कौन है, तो आपका जो कंपोनेंट है वो धागा जो है वो 100 रुपये का आ गया। सो अब जो कस्टम कंपोनेंट्स हैं इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको रॉ मटेरियल लेकर उन्हें बनाना पड़ता है, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दी फैब्रिक की। तो इसमें आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसकी कॉस्ट होगी, फिर आप उसे प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने से मुराद ये है कि आपने कपड़ा ख़रीदा, उसके बाद आपने कपड़े को उसकी स्प्रेडिंग की, फिर आपने उसके लिए मार्कर बनाए, फिर आपने उसकी कटिंग की। ये सारा काम जो आपने किया इसकी भी कुछ कॉस्ट लगेगी, वो भी उसके अंदर शामिल हो जाएगी। और फिर जो ये टूलिंग लिखा हुआ है ये बेसिकली
जो मैकेनिकल के पार्ट्स होते हैं उनके लिए बाज़ औक़ात हमें टूलिंग करनी पड़ती है, यानी मुख्तलिफ़ मशीन्स के ऊपर ले जाकर उनको मशीनों के ज़रिए उसको चेंज करना पड़ता है, तो उसको टूलिंग कहते हैं। सो अगर हम गारमेंट की एग्जांपल लें तो इसमें शायद हमें टूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी कॉस्ट तीनों मिलाएंगे, रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग एंड टूलिंग अगर है तो, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। तो इनको मिलाकर जो कॉस्ट बनेगी वो कस्टम कंपोनेंट की कॉस्ट होगी। इसके बाद अगर हम असेंबली की बात करें तो उसमें दो तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। एक आपकी लेबर की कॉस्ट है, यानी वो लेबर जो कि वहाँ पे काम कर रही है इन कंपोनेंट्स को असेंबल करने के लिए, यानी स्टिचिंग की लेबर। और इसी तरह से उसमें इक्विपमेंट की कॉस्ट जो है वो भी शामिल होगी। जैसे आपको उनको जोड़ने के लिए एक सोइंग मशीन चाहिए एक सर्टन टाइप की, तो वो उसकी असेंबली उसकी कॉस्ट हम उसकी असेंबली कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे। जो ओवरहेड्स हैं उसमें मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि तमाम जो अदर एक्सपेंसेस हैं जो आप इन दोनों हेड्स में कवर नहीं कर सकते वो आप ओवरहेड्स में कवर करेंगे। अब आ जाते हैं कि जी डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, उसमें हम करते क्या हैं। सो ये 5 स्टेप का प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एस्टीमेट करते हैं, यानी जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन हम प्रपोज कर रहे हैं उसकी हम कॉस्ट का एस्टीमेट निकालते हैं। हम उसके हर कंपोनेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करके अल्टीमेटली उसकी टोटल कॉस्ट निकालते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक डिज़ाइन प्रपोज किया और उसकी कॉस्ट आती है 100 रुपीज़। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बारी बारी इन सारी चीज़ों को पकड़ते हैं, हम कंपोनेंट्स को लेते हैं, हम देखते हैं कि जो कंपोनेंट्स हमने इस्तेमाल किए हैं क्या इन कंपोनेंट्स की कॉस्ट किसी तरीके से रिड्यूस की जा सकती है। तो सेकंड स्टेप में हम कंपोनेंट्स की कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। उसकी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। इसी तरह से फिर हम दूसरे नंबर पर पकड़ते हैं असेंबली को और देखते हैं कि असेंबली की कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, और अगर उसमें पॉसिबल हो तो हम असेंबली की कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आ जाती हैं सपोर्टिंग जो कॉस्ट हैं, यानी कि कंपोनेंट और असेंबली के अलावा जो ओवरहेड्स हैं। फिर हम ओवरहेड्स को देखते हैं कि ओवरहेड्स को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। और ये तीनों काम करने के बाद फिर जो नई कॉस्ट्स होती हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास एक रिवाइज्ड कॉस्ट आ जाती है। और मिसाल के तौर पर पहले हमारे पास 100 रुपये कॉस्ट आ रही थी, जो हमने रिवीजन की वो आ गई 80 रुपीज़। तो इसका मतलब है कि 20% कॉस्ट रिडक्शन हम कर सकते हैं। अब हमने ये देखना होता है आखिरी स्टेप में कि जो DFM के डिसीजंस हम करना चाह रहे हैं, यानी कंपोनेंट्स में जो चेंज करना चाह रहे हैं, असेंबली में जो चेंज करना चाह रहे हैं और ओवरहेड्स में जो चेंज करना चाह रहे हैं, उन चेंजेस का क्या इम्पैक्ट आएगा अल्टीमेटली प्रोडक्ट के ऊपर। हमें ये देखना होता है कि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और उसकी क्वालिटी वो उससे सफ़र तो नहीं हो रही, और अगर ऐसा हो तो फिर हमें दोबारा से इसको देखना पड़ता है कि क्या जो परफॉर्मेंस और क्वालिटी इससे सफ़र हुई है वो हमारी प्रोडक्ट की सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट तो नहीं करेगी। सो इस तरीके से ये 5 स्टेप्स का प्रोसेस है और मैं इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जी, सबसे पहले जो 5 स्टेप का प्रोसेस मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसी को पिक्टोरियली आपकी जो रेफरेंस बुक है उसके अंदर पेज नंबर 257 के ऊपर एग्जिबिट 13.3 में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अगर आप इसमें देखें तो ये टॉप से शुरू होती है, ये फिगर इसमें लिखा हुआ है कि एक ये प्रपोज डिज़ाइन है, हमारे पास एक डिज़ाइन है जो हम प्रपोज करना चाह रहे हैं। तो पहले स्टेप पे हम सबसे पहले उसके ऊपर क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले स्टेप के ऊपर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को एस्टिमेट करेंगे। और जब हम एस्टिमेट कर लेंगे तो दूसरे नंबर पर फिर हम कंपोनेंट्स की कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। फिर हम असेंबली की कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे और फिर हम अदर कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ये 4 स्टेप्स हो गए। और उसके बाद 5वें नंबर पर हम देखेंगे कि जो डिसीजंस हम यहाँ पे करना चाहते हैं उनका इम्पैक्ट ओवरऑल प्रोडक्ट के ऊपर क्या आएगा, उसकी क्वालिटी के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। और उसके बाद हम दोबारा से रीकैलकुलेट करेंगे
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को। यानी ये जो रिडक्शन हमने की है स्टेप नंबर 2, 3, 4 में, इसको सामने रखते हुए हम रिकैलकुलेट करेंगे अपनी कॉस्ट को। अब हमने एक स्टेप नंबर 1 में कॉस्ट कैलकुलेट की थी और एक स्टेप नंबर 6 पे कॉस्ट कैलकुलेट की है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बताएगा कि हम कितनी सेविंग करने में कामयाब हुए हैं। अब उसके बाद जब आप 6 पे रिवाइज्ड कॉस्ट प्रपोज करेंगे, तो अगर जो कमेटी है उसका डिसीजन हो कि ये जो कॉस्ट है अब ये ठीक है, यानी गुड इनफ है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपके लिए वो डिज़ाइन एक्सेप्टेबल डिज़ाइन होगा। और अगर वो ठीक ना हो तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप वापस चले जाएंगे इस स्टेप के ऊपर और यहाँ से आप दोबारा वही स्टेप नंबर 2, 3, 4, 5, 6 को रिपीट करेंगे, राइट। सो दिस इज द सेम थिंग जो मैंने लास्ट स्लाइड के ऊपर एक्सप्लेन किया, इसको पिक्टोरियली ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है, मैंने आपसे कहा कि वो 5 स्टेप्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसी तरह से ये एक एग्जिबिट नंबर 13.4 है, पेज नंबर 258 के ऊपर। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम मॉडल दिखाया गया है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनका यहाँ जिक्र किया गया है। मिसाल के तौर पर उसमें कोई ना कोई रॉ मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं। हमने जैसे मैंने बताया, हमने कोई गारमेंट बनाना हो तो उसमें कपड़ा इन्वॉल्व होता है, धागा इन्वॉल्व होता है, बटन्स होते हैं, जिप्स होती हैं, ट्रिम्स होते हैं, एसेसरीज होती हैं। उसके अलावा उसमें लेबर इन्वॉल्व होती है, यानी ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो उसको मॉडिफाई करने में, उसकी असेंबली करने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद ये 2 चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। इसके बाद एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है, यानी जो मशीन्स हमने चलानी होती हैं उनके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से हमें सप्लाईज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। सप्लाई से मुराद ये है कि जो छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत है जो कि प्रोडक्ट का हिस्सा शायद नहीं बनेंगी, लेकिन वो उनकी कहीं ना कहीं ज़रूरत होगी। मिसाल के तौर पर जो मशीन्स हैं उनके अंदर कंज्यूमेबल पार्ट्स होंगे, नीडल्स होंगे, लूपर्स होंगे, मशीन के अंदर ऑयल डलेगा, ये सप्लाईज़ होंगी। इसी तरीके से सर्विसेज की ज़रूरत होगी। अब सर्विसेज में अब क्या आता है, आपको फाइनेंस के आदमी की ज़रूरत है, आपको एचआर के आदमी की ज़रूरत है, तो ये सर्विसेज में आते हैं। तो आपको सर्विसेज की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, मशीन्स की ज़रूरत होती है। उसके अलावा आपको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। कस्टमर से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, सप्लायर से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। टूलिंग, जैसे मैंने पहले कहा, ये मैकेनिकल का काम है, लेकिन हमारे यहाँ शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से कुछ जो आइटम्स हैं वो आप परचेज्ड कंपोनेंट्स आपके होंगे। यहाँ पर उनका जिक्र हो रहा है जो स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स होंगे, उनको परचेज कंपोनेंट्स का नाम दिया गया है, जबकि जो कस्टम करने पड़ेंगे उनके लिए रॉ मटेरियल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बनता है, और फिर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से 2 चीज़ें निकलती हैं। एक, उससे हमें फिनिश्ड गुड्स मिलती हैं, और दूसरे नंबर पे हमें वेस्ट मिलती है। 2 चीज़ें मिलती हैं। सो इस तरह तमाम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स जो हैं उनकी इनपुट्स होती हैं और आउटपुट्स होती हैं। इसमें अगर आप देखें तो जो टॉप, बॉटम और लेफ्ट साइड पे जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी इनपुट्स हैं, और आउटपुट जो है वो राइट साइड के ऊपर नज़र आ रही हैं जी। तो अब जो DFM का प्रोसेस है उसमें 5 स्टेप्स हैं, और पांचों में से जो सबसे पहला स्टेप है वो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को एस्टिमेट करना। तो अब कॉस्ट की, जैसे आपने वहाँ पे देखा कि कॉस्ट की कैटेगरीज हो सकती हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं। जैसे 3 तरह की, तो बुनियादी तौर पर हमने उसे तकसीम किया कॉस्ट को 3 हिस्सों में: कंपोनेंट्स की कॉस्ट, असेंबली की कॉस्ट और ओवरहेड्स की कॉस्ट। ये 3 हिस्सों में हमने उसको तकसीम किया। तो इसी तरह इसकी 3 हिस्से हो सकते हैं। बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से भी कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर ओवरहेड्स को वो कहीं ना कहीं बाकियों के साथ लिंक करके तो 2 हिस्सों में भी तकसीम कर सकती हैं। इसके अलावा जो कॉस्ट्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, या फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं या वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। ये मैं पिछले सेमेस्टर में भी आपको ये बता चुका हूँ।
फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो ऐसी कॉस्ट होती है जो कि फिक्स होती है और ये आपको एक दफ़ा स्पेंड करनी लाजमी होती है और इसका नंबर ऑफ यूनिट्स या प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है उसके साथ इसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक मशीन ख़रीदनी है तो वो आप कोई चीज़ बनाने के लिए तो वो मशीन आपको ख़रीदनी पड़ेगी, चाहे आप उस मशीन को इस्तेमाल करके एक सिंगल यूनिट बनाएं या आप उसको इस्तेमाल करके 100 यूनिट्स बनाएं, लेकिन मशीन की कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। सो ये फिक्स कॉस्ट है। मशीन को किसी जगह पे लगाना है, उस जगह के लिए वो जगह जो है उसकी कॉस्ट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। उस वो एक दफ़ा आपने जगह ले ली, अब आप उसमें जितने मर्जी यूनिट्स बनाएं, लेकिन उस जगह की कॉस्ट चेंज नहीं होगी। इसी तरह से और भी फिक्स कॉस्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें जिनका रिलेशनशिप प्रोडक्शन क्वांटिटी के साथ नहीं होगा वो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएंगी। इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि इनफैक्ट लिंक्ड होती है प्रोडक्शन क्वांटिटी के साथ, यानी जैसे जैसे प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ती है वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी बढ़ती चली जाती है। मिसाल के तौर पर जो लेबर है वो उसको हम पीस रेट पे रखते हैं तो वो वेरिएबल कॉस्ट है। मटेरियल की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है, जितने गारमेंट बनाते जाएंगे उतना कपड़ा इस्तेमाल होता जाएगा। तो इसको इसी तरीके से मटेरियल कॉस्ट या लेबर कॉस्ट इसकी कैटेगरीज हो सकती हैं। बताने का मकसद ये है कि आपने वो तमाम कैटेगरीज को टच करना है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है कि जी कुछ आपकी प्रोडक्ट के पार्ट्स होंगे जो स्टैंडर्ड होंगे। अब आपने अभी प्रोडक्ट बनाई नहीं है और आप कॉस्टिंग करना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो फिर आप क्या करेंगे? जो स्टैंडर्ड पार्ट्स होंगे उनको आप जो पहले से आप उस तरह के या सिमिलर पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं उनकी कीमत देखकर आप उन स्टैंडर्ड पार्ट्स की कीमत का अंदाज़ा, उनकी कॉस्ट का अंदाज़ा आप लगा लेंगे। एक और दूसरे नंबर पे ये हो सकता है कि आप अपने वेंडर से उसकी जो पहले जिससे आप सामान लेते हैं उससे कोटेशन ले लें। तो इस तरह से आप जो स्टैंडर्ड पार्ट्स होंगे जैसे धागा है, बटन है, उनकी आप अपने वेंडर से कोटेशन ले सकते हैं या सिमिलर पार्ट्स जो आप यूज़ करते हैं उसके बराबर आप अज्यूम कर सकते हैं। जो कस्टम मेड पार्ट्स होंगे उनके लिए फिर आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि उसके लिए जो मटेरियल होगा उसकी कॉस्ट कितनी होगी, उस पे जो लेबर लगेगी उसकी कॉस्ट कितनी होगी। मिसाल के तौर पर कपड़ा है तो अब कपड़े की कॉस्ट कितनी होगी, जो पैटर्न मेकिंग वाला जो काम है उसकी कॉस्ट कितनी होगी और फिर स्प्रेडिंग कटिंग की कॉस्ट क्या होगी वो उसमें आपको शामिल करनी पड़ेगी। और आम तौर पर ये जो कॉस्ट होती हैं ये वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती हैं। वॉल्यूम के ऊपर इसलिए डिपेंड करती हैं कि जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे आपकी यूनिट कॉस्ट कम होती है। अगर आपने 10 मीटर कपड़ा लेना हो तो आपको पर मीटर प्राइस कुछ और मिलेगी, अगर आपने 10,000 मीटर लेना हो तो पर मीटर आपको प्राइस कुछ और मिलेगी। फिर उसके बाद असेंबली की कॉस्ट है, उसको आपने एस्टिमेट करना होता है। उसमें आम तौर पर हम उसे टाइम से लिंक कर लेते हैं। अब गारमेंट्स के अंदर एक चीज़ होती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड मिनट वैल्यू। आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कैलकुलेट करती हैं कि अगर 1 मिनट वो काम करें तो उनकी जो कॉस्ट है वो कितनी आती है, उसे वो स्टैंडर्ड मिनट वैल्यू कह देते हैं। सो स्टैंडर्ड मिनट वैल्यू अगर आपको मालूम है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तो आपको सिर्फ ये मालूम करना है कि असेंबली में इस प्रोडक्ट को कितना टाइम लगेगा। आप उसको उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे जितने मिनट उसमें लग रहे हैं और आपको पता चल जाएगा कि असेंबली की कॉस्ट इतनी आएगी। इसके बाद जो आखिरी कॉस्ट है वो ओवरहेड्स हैं। ओवरहेड्स को आम तौर पर परसेंटेज के तौर पर लिया जाता है। ये कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं होती, लेकिन हम इसको 5 से 10% के दरमियान जो ओवरऑल कॉस्ट होती है उसका 5 से 10% जो है वो ऐड कर लेते हैं। आल्दो ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है लेकिन आमतौर पर इसी तरीके से कॉस्टिंग की जाती है। जी, तो हम मटेरियल्स की और कॉस्टिंग की बात कर रहे थे, तो उसके लिए फिर हमें एक जो टूल है जो हम यूज़ करते हैं आमतौर पर वो है बिल ऑफ मटेरियल्स। सो बिल ऑफ मटेरियल्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोडक्ट की के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होनी होती हैं उनको लिस्ट डाउन करने के लिए, उनकी क्वांटिटीज़ को लिस्ट डाउन करने के लिए और फिर उनकी जो कीमत है, उनकी जो कॉस्ट है उसको उसके अंदर ऐड करने के लिए।
तो बिल ऑफ मटीरियल्स मुख्तलिफ तरीक़ों से बनते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इसमें सिर्फ मटीरियल्स की डिटेल्स लिखती हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उसमें पैसों की डिटेल्स भी लिखती हैं, कॉस्ट की डिटेल्स भी लिखती हैं। बहरहाल बिल ऑफ मटीरियल एक अच्छा टूल है जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हों उसकी इनिशियल कॉस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल जो आपके सामने है इसमें प्रोडक्ट है, उसमें ऊपर कुछ प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि हमारा बायर कौन है, स्टाइल नंबर, पीओ नंबर, ऑर्डर क्वांटिटी और डेट क्या है, और उसके नीचे फिर जो उस आइटम के अंदर जो मटेरियल्स यूज़ होने हैं वो उसके अंदर लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर लिखा हुआ है कि शेल फैब्रिक सिंगल जर्सी 160 जीएसएम। तो जो मटेरियल है वो लिखा हुआ है, और इस कॉलम में अगर आप देखें तो रिब रिब है, सोइंग थ्रेड है, फिर उसके बाद साइज लेबल्स हैं, हैंग टैग्स और एटसेट्रा एटसेट्रा। अगले कॉलम में देखें तो उनकी पर यूनिट कंजम्पशन लिखी हुई है। अगले कॉलम में देखें तो उसमें एक्स्ट्रा परचेज है। ये वो वाली परसेंटेज है जो हम एक्चुअली अपनी वेस्टेजेस को काउंटर करने के लिए ऐड करते हैं। उसके बाद फिर उसकी टोटल क्वांटिटी आ गई है, जो कि एक्चुअली ऑर्डर क्वांटिटी को कंसिडर करते हुए और यूनिट कंजम्पशन को और एक्स्ट्रा परचेज को कंसिडर करते हुए मालूम की जाती है। उसके बाद उसकी यूनिट्स आ गए हैं, उसका रेट पर यूनिट आ गया है, और उसके बाद ये एक और एग्जांपल है जो कि डिफरेंट तरीके से इसमें कैलकुलेशन की गई है। ये एग्जांपल बुक में मौजूद है, एग्जिबिट नंबर 13.6 है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तो इसमें मटीरियल्स के अलावा और भी काफ़ी सारी कॉस्ट ऐड की गई हैं। पहले कॉलम में उसने कंपोनेंट्स का जिक्र किया है, दूसरे कॉलम में उसने लिखा है कि परचेज्ड मटीरियल्स जो हैं, यानी जो भी चीज़ें उन्होंने परचेज की हैं उसकी कॉस्ट लिखी है। फिर प्रोसेसिंग जिसमें मशीन प्लस लेबर, उसकी कॉस्ट यहाँ पे लिखी है। फिर असेंबली की जो लेबर है उसकी कॉस्ट अलग से लिखी है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो यूनिट कॉस्ट है, यानी एक यूनिट की कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है सिर्फ, ये इसके अंदर फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं है, वो उसने लिख लिया। इसके बाद उसने जो अदर उसकी जो कॉस्ट हैं जिसमें टूलिंग है एंड अदर्स है, टूलिंग लाइफ टाइम एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यानी कि इसके अलावा जो भी कॉस्ट्स हैं वो उसने यहाँ पर लिख ली हैं। और आखिर में उसने फिर टोटल कॉस्ट ऐड की है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 38.51 डॉलर्स, आई सपोज कि ये डॉलर्स में, जी डॉलर्स में, तो 38.51 डॉलर्स टोटल कॉस्ट निकली है एक यूनिट की। तो इस तरीके से आप एस्टिमेट करते हैं अपनी कॉस्ट को। उसके बाद दूसरा स्टेप है कंपोनेंट्स की कॉस्ट को कम करना। उसमें आपको सबसे पहले तो कंस्ट्रेंट्स अपने जो हैं वो ढूंढने पड़ते हैं, प्रोसेस के कंस्ट्रेंट्स ढूंढने पड़ते हैं। आपके प्रोसेस के अंदर जो डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हैं उनको आपको समझना पड़ता है। अगर आप उनको समझते हैं और फिर आप अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन को उसके साथ रख कर देखते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लमेटिक होंगी और उनको हमें एलिमिनेट कर देना चाहिए या उनको मॉडिफाई कर लेना चाहिए। उसके लिए हम करेंगे क्या? उसके लिए नंबर वन पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको बनाने में कोई मुश्किल हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, कोई नई मशीन खरीदनी पड़ रही है, कोई मटेरियल चेंज करना पड़ रहा है, तो उसके उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम उस कंपोनेंट को रीडिज़ाइन कर सकते हैं। इस अगर ये पॉसिबल हो तो इस तरीके से रीडिज़ाइन कर लें कि हमें उसमें ज़्यादा कोई नई चीज़ें ऐड ना करनी पड़े।
इसके बाद दूसरी चीज़ है असेंबली, उसकी कॉस्ट को हमने कम करना है। उसमें भी अगेन वही है कि जी नंबर ऑफ पार्ट्स अगर कम हो जाएंगे तो आपकी असेंबली की कॉस्ट कम हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप पार्ट्स को इंटीग्रेट अगर कर लें, दो पार्ट्स ऐसे हैं जो इंटीग्रेट हो सकते हैं, दो की जगह एक बन सकता है, तो आपकी असेंबली की कॉस्ट कम हो जाएगी। तीसरे नंबर पे ईज ऑफ असेंबली के ऊपर काम करें। अगर असेंबल करना चीज़ों को मुश्किल होगा तो ज़ाहिर है उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और उसमें आपकी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। सो इसको आपको ईज अप करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप कस्टमर असेंबली के ऊपर चले जाएं। इसका मतलब ये है कि आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके पार्ट्स आप पैक कर देते हैं और कस्टमर जब स्टोर पे खरीदने जाता है तो वो उसी तरह उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है और फिर वो घर जाके खुद असेंबल करता है। मिसाल के तौर पर आजकल ऐसी चीज़ें मिलती हैं जैसे बच्चों के खिलौने हैं, या फर्नीचर में भी कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि कबर्ड्स वगैरह हैं, कि वो आप पैक ले आते हैं और उसके बाद आप उनके पार्ट्स, उसके अंदर एक गाइड होती है, उसको खोलते हैं, उसको खोल कर आप खुद असेंबल करते हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इसमें यह है कि असेंबली की कॉस्ट आपकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी और वो कस्टमर खुद ही उसको असेंबल कर लेगा। लेकिन इसमें डिफ़िकल्टी ये है कि बाज़ औक़ात कस्टमर्स जो हैं वो प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते नहीं हैं या समझ नहीं पाते और फिर उसमें उनको असेंबली में मुश्किल होती है और वो आपकी प्रोडक्ट का एक बुरा इमेज क्रिएट करते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने इंस्ट्रक्शंस कितनी अच्छी क्रिएट की हैं। उसके बाद है जी अदर सप्लाईज, उसमें भी अगेन ऐसे ही है कि पहली दोनों चीज़ों को अगर आप जो है वो रिड्यूस कर लेंगे, यानी नंबर ऑफ पार्ट्स को कम कर लेंगे और असेंबली को स्टैंडर्डाइज कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो अदर कॉस्ट्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगी। उसकी वजह ये है कि जब आपके पार्ट्स कम हो जाएंगे और असेंबली के प्रोसेसेस कम हो जाएंगे तो आपकी सुपरविजन भी कम हो जाएगी, और आपके जो वर्कर्स हैं वो भी कम हो जाएंगे, मशीन्स जो इन्वॉल्व होंगी वो भी कम हो जाएंगी। सो जो सपोर्ट स्टाफ चाहिए वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो इसको आप इस तरीके से इस पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। इसके अलावा आपको एरर प्रूफिंग के ऊपर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। इसमें आपने ये देखना होता है कि आप एंटीसिपेट करें कि पॉसिबल फेलियर मोड्स कौन से हैं, यानी कहाँ पर जाकर प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कोई चीज़ जो है उसके फेल होने के चांसेस हैं। सो जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, वहाँ उससे पहले ही आप करेक्टिव एक्शन लें, बल्कि प्रिवेंटिव एक्शन हमें इसे कहना चाहिए। प्रिवेंटिव एक्शन लें और डिज़ाइन के अंदर ही उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करें। और जब आप ये तमाम चीज़ें, तीनों तरह के स्टेप्स कर लें आप, तो उसके बाद जो भी आपने डिसीजंस किए हों उनका आपने इम्पैक्ट देखना है। आपने देखना है कि इनका इम्पैक्ट डेवलपमेंट टाइम पे क्या पड़ेगा, क्या डेवलपमेंट टाइम इससे कम होगा या बढ़ेगा, डेवलपमेंट की कॉस्ट पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी। आप कोई ऐसा सोल्यूशन ले आएँ जो कि बहुत कॉस्टली हो तो वो ज़ाहिर है आपके लिए शायद डूएबल नहीं होगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आपने कोई ऐसा डिसीजन इसमें नहीं करना जिसकी वजह से क्वालिटी आपकी सफ़र हो। और उसके अलावा फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उनको भी देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऐसा कंपोनेंट आप डिज़ाइन करते हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी प्रोडक्ट जो है उससे बहुत ज़बरदस्त हो सकती है, लेकिन उस पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगता है और चांसेस ये हैं कि वो कंपोनेंट बहुत क्विकली आपके कंपेटिटर्स कॉपी करके तो उसको अपनी प्रोडक्ट में यूज़ कर लेंगे। तो वहाँ पर आपको शायद आल्दो कंपोनेंट बहुत अच्छा हो, उससे हो सकता है आपको ये डिसीजन करना पड़े कि आप ये कंपोनेंट यूज़ नहीं करेंगे और आप उसकी जगह कोई और कोई मुश्किल चीज़ का यूज़ करेंगे जो कि आपके कंपेटिटर्स कॉपी नहीं कर सकते। वैसे कंपेटिटर्स को कॉपी करने से रोकने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स भी होते हैं, उनको भी ज़हन में रखना चाहिए। लेकिन अगर कहीं मुमकिन ना हो, जैसे हमारे जैसे मुल्कों में जो लॉ है वो इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होता, तो वहाँ पर आप जो है इस तरीके से इसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा फिर लाइफ साइकिल के दौरान हम जब भी कॉस्टिंग कर रहे होते हैं तो हम अपनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग तक की कॉस्टिंग करते हैं, इसके बाद वाली चीज़ें हम इसमें ऐड नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई वारंटी देनी है, जैसे आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो वो आपको दुकानदार कहता है कि जी इसकी वारंटी है 1 साल की या 2 साल की वारंटी है।
सो अब अगर वारंटी में कोई चीज़ ख़राब हो गई तो वो आपने वापस करनी है, उसकी कॉस्ट आपने शामिल नहीं की हुई अगर, तो वो फिर कहाँ से आएगी, वो आपको लॉस में ले जाएगी। इसी तरह से प्रोडक्ट की जो डिस्पोज़ल है, जब वो कस्टमर यूज़ कर लेगा, उसके बाद उसे डिस्पोज़ ऑफ कैसे करना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर उसको डिस्पोज़ करने के लिए कोई स्पेसिफिक मैकेनिज़्म यूज़ करने की ज़रूरत है, तो उसकी कॉस्ट भी आपको इसमें शामिल कर लेनी चाहिए और वो कस्टमर को बताना चाहिए कि आप इसको इस तरीके से डिस्पोज़ ऑफ करेंगे। सो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको भी, तो तमाम जो भी डिसीजंस आप करें उनको इन पॉइंट्स को सामने रख कर फिर आपने डिसाइड करना है कि वो जो प्रपोजल आपने दिए हैं कॉस्ट रिडक्शन के, उनको हमें फाइनली अडॉप्ट करना है या अडॉप्ट नहीं करना है। तो यहीं से हम नेक्स्ट उसमें लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।